नमस्कार दोस्तों, स्टडी विज्ञान प्रकाश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की तारीख है 30 जनवरी और आज के इस वीडियो में हम लोग 29 और 30 जनवरी यानी कि 2 दिन के करंट अफेयर को एक साथ डिस्कस करेंगे। शुरू करेंगे 29 जनवरी और 30 जनवरी से जुड़े हुए ऐतिहासिक बिंदुओं से। तो देखते हैं हिस्ट्री ऑफ द डे। देखिए फ्रेंड्स, महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी 29 जनवरी 1597 में। कहाँ पर हुई थी? तो चावंड में हुई थी। अब ये सारी घटनाएं जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसे अगर आप दिन से रिलेट कर लेंगे तो सारी घटनाएं आपको याद रहेंगी। भारत का पहला अंग्रेजी अखबार, जिसको कहा जाता था हिक्की गजट या बंगाल गजट, ये 1780 में 29 जनवरी के दिन ही प्रकाशित हुआ था। 29 जनवरी 1939 रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। इसके बाद 29 जनवरी 1992 में भारत आसियान का क्षेत्रीय सहयोगी बना था। बात करते हैं 30 जनवरी के इतिहास की। तो 30 जनवरी को मनाया जाता है शहीद दिवस, क्योंकि 30 जनवरी 1948 की शाम 5:17 पर महात्मा गांधी दिल्ली के बिरला मैदान में शाम की प्रार्थना के लिए जा रहे थे। तभी नाथूराम गोडसे ने पहले उनके पैर छुए, फिर अपनी सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल से 3 गोलियां मारकर उनकी हत्या कर दी थी। तो 30 जनवरी को मनाया जाता है शहीद दिवस। इसी क्रम में अगला बिंदु है कि 30 जनवरी 1903 लॉर्ड कर्जन ने कलकत्ता की जो इंपीरियल लाइब्रेरी थी उसका उद्घाटन किया था, और यही जो इंपीरियल लाइब्रेरी है बाद में नेशनल लाइब्रेरी के नाम से जानी गई। 30 जनवरी 1985 लोकसभा ने दल बदल विरोधी कानून पारित किया था। 30 जनवरी 1933 एडोल्फ हिटलर ने आधिकारिक रूप से जर्मनी के चांसलर की कमान संभाली थी, और 47 वर्षों के बाद 1997 में महात्मा गांधी की अस्थियां प्रयागराज संगम में विसर्जित की गई थी। तो फ्रेंड्स, ये थे 29 और 30 जनवरी के करंट अफेयर के अंतर्गत ऐतिहासिक बिंदु। और देखिए फ्रेंड्स, अगर ये सीरीज आपको पसंद आ रही है तब प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर आप लोग जरूर किया करें। इसी क्रम में अगला बिंदु होगा कि 30 जनवरी 1890 में प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार जयशंकर प्रसाद जी का जन्म हुआ था। तो ये थे 30 जनवरी के इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। आगे बढ़ते हैं, अब शुरू करते हैं डेली करंट अफेयर। तो देखिए, हाल ही में देश के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन। तो जो डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन है फ्रेंड्स, इन्होंने किसका स्थान लिया है? के बी सुब्रमण्यम का। ठीक है, तो सही जवाब ऑप्शन ए है आपका। और फ्रेंड्स, आपको बता दें कि भारत सरकार ने डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन को देश का नया मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है। दिसंबर में के वी सुब्रमण्यम का कार्यकाल बतौर मुख्य आर्थिक सलाहकार सीईए खत्म हो गया था। तब से अब तक सीईए की नियुक्ति नहीं हो पाई है। के वी सुब्रमण्यम 3 साल तक देश के सीईए रहे। देश के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार नागेश्वरन एक लेखक, शिक्षक और सलाहकार के रूप में काम कर चुके हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन होगा कि हाल ही में किस राज्य के रानी गाइदिन्ल्यू स्टेशन पर आज़ादी के 75 वर्ष बाद पहली मालगाड़ी पहुंची है? देखिए फ्रेंड्स, आपको याद होगा कि पिछले वर्ष यानी कि 2021 में आज़ादी के 74 वर्ष के बाद मणिपुर में पहली रेलगाड़ी चली थी। उसके बाद अब 2022 में मणिपुर का जो स्टेशन है रानी गाइदिन्ल्यू स्टेशन पर आज़ादी के 75 वर्ष के बाद पहली मालगाड़ी पहुंची है। तो सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए फ्रेंड्स, जी किशन रेड्डी जो कि रेल मंत्री हैं, इन्होंने ये ट्वीट किया है कि हिस्टोरिक डे फॉर मणिपुर एंड इंटायर नॉर्थ ईस्ट आफ्टर 75 ईयर ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस, फर्स्ट गुड्स ट्रेन रीचेज रानी गाइदिन्ल्यू रेलवे स्टेशन तवांगलोंग इन मणिपुर। तो ये चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं। और केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने शनिवार 29 जनवरी 2022 को ट्वीट किया कि देश की आज़ादी के 75 वर्ष बाद मणिपुर के रानी गाइदिन्ल्यू स्टेशन पर पहली मालगाड़ी पहुंची है। और मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने स्टेशन पर मालगाड़ी के स्वागत की तस्वीरें शेयर की हैं। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर ट्वीट किया, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द नॉर्थ ईस्ट कंटिन्यूज। तो ये तस्वीरें शेयर की गई हैं एन बीरेन सिंह के द्वारा, जो कि आप देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन होगा कि
एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक संपत्ति वाली भारतीय राजनीतिक पार्टी कौन सी बनी है? देखिए फ्रेंड्स, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय जनता पार्टी। तो एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी ने वित्त वर्ष 2019-20 में 4,847.78 करोड़ संपत्ति घोषित की है, जो भारत के 7 राष्ट्रीय दलों में सर्वाधिक है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको बताएं तो कुल मिला के 8 राष्ट्रीय दल हैं, जिसमें से 7 ने घोषणा की है और सभी 7 राष्ट्रीय दलों में सबसे अधिक संपत्ति किसके पास है? बीजेपी के पास है। सभी राजनीतिक दलों का कितना? 69.37%। दूसरे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी है और 698.33 करोड़ रुपए के साथ। तीसरे स्थान पर कांग्रेस 588.16 करोड़ रुपए। 7 राष्ट्रीय दलों की कुल संपत्ति कितनी है? 6,988.57 करोड़ रुपए और 44 क्षेत्रीय दलों द्वारा घोषित कुल संपत्ति है कितनी? 2,129.38 करोड़ रुपए। क्षेत्रीय दलों में समाजवादी पार्टी द्वारा सबसे अधिक 563.47 करोड़ रुपए घोषित किए गए हैं, यानी कि क्षेत्रीय दलों में सबसे अधिक जो राशि घोषित की गई है, सबसे अधिक धनी पार्टी जो है वो समाजवादी पार्टी है उत्तर प्रदेश की। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाएंगे तो 8 राष्ट्रीय दलों की सूचना आपको मिलती है। आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, जिसका आरक्षित प्रतीक है पुष्प और तृण। दूसरी पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, जिसका आरक्षित प्रतीक है हाथी। भारतीय जनता पार्टी कमल। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बाल और हंसिया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट हथौड़ा हंसिया और सितारा। इंडियन नेशनल कांग्रेस हाथ का पंजा। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी घड़ी और नेशनल पीपुल्स पार्टी किताब। तो ये 8 राष्ट्रीय दल हैं जिसका उल्लेख मिलता है हमें कहाँ पर? ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पंडित जसराज सांस्कृतिक फाउंडेशन का उद्घाटन किसने किया है? तो देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पंडित जसराज सांस्कृतिक फाउंडेशन का उद्घाटन किया गया है वर्चुअल तरीके से। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कला की रक्षा, विकास और प्रचार के उद्देश्य से स्थापित गैर लाभकारी संगठन पंडित जसराज सांस्कृतिक फाउंडेशन का शुक्रवार को वर्चुअल शुभारंभ किया है। 28 जनवरी को पंडित जसराज की 92वीं जयंती मनाई गई। देखिए फ्रेंड्स, पंडित जसराज को सन 1975 में पद्मश्री, 1990 में पद्म भूषण, 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। पंडित जसराज जन्म हुआ 28 जनवरी 1930 और डेथ हुई 17 अगस्त 2020 में। भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायकों में से एक थे और इनका संबंध मेवाती घराने से है। टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में मिश्रित युगल चैंपियन का खिताब किसने जीता है? देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा क्रिस्टीना म्लादेनोविक और इवान डोडिग, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट है। तो फ्रेंड्स, अब हम आपको बताना चाहेंगे यहाँ पर कि फ्रांस की क्रिस्टीना म्लादेनोविक और क्रोएशिया के इवान डोडिग ने मेलबर्न पार्क में ऑस्ट्रेलियाई वाइल्ड कार्ड जैमी फोर्लिस और जेसन कुबलर को हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का मिश्रित युगल का खिताब अपने नाम कर लिया है। ये दूसरी बार है जब 28 साल की क्रिस्टीना म्लादेनोविक ऑस्ट्रेलियन ओपन मिश्रित युगल चैंपियन बनी हैं। पिछला खिताब उन्होंने 2014 में जीता था। कब जीता था? 2014 में। देखिए फ्रेंड्स, अब ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा इसको। साल के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो साल का जो पहला ग्रैंड स्लैम होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022, इसमें महिला एकल का खिताब जीत लिया किसने? एशले बार्टी ने। एशले बार्टी कहाँ से हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, ये हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी। तो यहाँ पर सही जवाब ऑप्शन बी है। विश्व की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी ने फाइनल में अमेरिका की डेनियल कोलिंस को हराया और साल के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन के महिला सिंगल्स का खिताब जो है ये जीत लिया है। एशले बार्टी से पहले 1978 में ऑस्ट्रेलिया की क्रिस ओ'नील ने यहाँ महिला सिंगल्स का खिताब जीता था। बार्टी ने इसके साथ ही
किसी महिला ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी के यह टूर्नामेंट जीतने का 44 साल का सूखा खत्म किया है। बार्टी के करियर का यह तीसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। उन्होंने इससे पहले 2019 में फ्रेंच ओपन और 2021 में विंबलडन का खिताब अपने नाम किया है। आगे बढ़ते हैं। 28 जनवरी 2022 को पंजाब केसरी लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई? देखिए फ्रेंड्स, ये लाला लाजपत राय की 157वीं जयंती थी, यानी कि विकल्प सी यहाँ पर करेक्ट है। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 को ब्रिटिश पंजाब प्रांत के एक गांव धोदिके में हुआ था। देशभक्ति के लिए उन्हें पंजाब केसरी और लायन ऑफ पंजाब का खिताब मिला। इनको शेरे पंजाब भी कहा जाता है। उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना के साथ लक्ष्मी इंश्योरेंस कंपनी की स्थापना में भी प्रमुख भूमिका निभाई थी। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं और अगला क्वेश्चन होगा कि हाल ही में चरणजीत सिंह का निधन हो गया है। इनका संबंध किस खेल से था? देखिए फ्रेंड्स, चरणजीत सिंह का संबंध हॉकी से है। सही जवाब ऑप्शन बी है। अर्जुन अवार्ड और पद्मश्री पुरस्कार से अलंकृत 1964 टोक्यो ओलंपिक हॉकी स्वर्ण पदक विजेता टीम के कप्तान रहे चरणजीत सिंह का 97 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। चरणजीत सिंह हॉकी में देश के बेहतरीन खिलाड़ियों में शुमार रहे। 1964 में स्वर्ण पदक विजेता हॉकी और ओलंपिक टीम के कप्तान रहे चरणजीत सिंह बलबीर सीनियर, पृथ्वीपाल जैसे धुरंधरों से सजी टीम को उस समय स्टार स्टड टीम का नाम दिया गया था। हाल ही में कोरोना के नए वेरिएंट नियोको का पता चला है, तो आपको बताना है कि जो नया वेरिएंट है ये किस देश में पाया गया है। सही जवाब इसका दक्षिण अफ्रीका, विकल्प बी यहाँ पर करेक्ट है। देखिए फ्रेंड्स, चीन के वुहान के वैज्ञानिकों का कहना है कि ये जो वेरिएंट है नियोको, जो कि दक्षिण अफ्रीका में मिला है, तो ये बहुत ही संक्रमित करने वाला है और इसकी जो डेथ रेट है वो बहुत अधिक है, मतलब मृत्यु दर बहुत ही ज़्यादा है। 3 मरीजों में एक की जान जा सकती है, मतलब इसका जो 33% लोग इसमें अपना जान जो है वो गंवा बैठते हैं। हालांकि रूस की न्यूज़ एजेंसी स्पुतनिक के मुताबिक यह वेरिएंट नया नहीं है। यह कोरोना वेरिएंट मर्स को वायरस से जुड़ा है और सबसे पहले 2012 और 2015 में पश्चिमी एशियाई देश हैं उन देशों के मरीजों में यह जो वायरस था ये पाया गया था। तो नया तो नहीं है लेकिन खतरनाक जरूर है। नाम इसका हो गया है नियोको। ठीक है। अगला क्वेश्चन होगा कि भारतीय संसद द्वारा लॉन्च किए गए डिजिटल ऐप का जो नाम है क्या है? तो सही जवाब इसका डिजिटल संसद, विकल्प ए यहाँ पर आपका करेक्ट है। तो संसद के इस ऐप से लोगों और लॉ मेकर्स के लिए संसद में कार्रवाई का पालन करना आसान हो जाएगा। भविष्य में सांसद उपस्थिति के लिए इस ऐप पर लॉगिन कर सकते हैं, प्रश्नकाल के लिए प्रश्न पूछ सकते हैं और बहस के लिए नोटिस भी जमा कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये थे 2 दिन यानी कि 29 और 30 जनवरी के करंट अफेयर। अब बारी है आज के प्रश्न की। बताइए कि किस राज्य ने पहला ODF प्लस गांव घोषित किया है? तो ये हैं आपके विकल्प। और देखिए फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया तब प्लीज़ आप इसे लाइक ज़रूर किया करें, अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर कर दिया करें। और अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई सजेशन है या फिर आप जो प्रश्न पूछा गया है उसका उत्तर देना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से आप जो है पूरी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। तो शीघ्र मिलेंगे हम आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।